आज हम भौतिक शास्त्र के अध्याय 8 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 8 का अध्ययन करेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, घूर्णन गति के नियम लिखिए या घूर्णी गति के नियम लिखिए। घूर्णन गति या घूर्णी गति दोनों एक ही हैं, तो उसके नियम यहाँ पर बताना है। तो जैसे गति के न्यूटन के गति के 3 नियम होते हैं, वैसे ही घूर्णन गति के भी 3 नियम होते हैं। गति के 3 नियम कौन कौन से हैं? पहला नियम है कि यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। दूसरा नियम क्या है? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और यह परिवर्तन उस लगाए गए बल की दिशा में होता है। और तीसरा नियम क्या होता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जैसे न्यूटन के गति के 3 नियम हैं, वैसे ही घूर्णी गति या घूर्णन गति के भी 3 नियम हैं। पहला जो नियम है वो है, किसी अक्ष के परितः घूमने वाले पिंड की विरामावस्था अथवा घूर्णन अवस्था के कोणीय वेग में तब तक परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पिंड पर कोई बाह्य बल आघूर्ण नहीं लगाया जाता। जैसे न्यूटन की गति के प्रथम नियम में बताया है ना कि यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगा, गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। तो ऐसे ही यहाँ पर बताया गया है कि किसी अक्ष के परितः घूमने वाले पिंड की विरामावस्था या घूर्णन अवस्था के वेग में तब तक परिवर्तन नहीं किया जा सकता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आघूर्ण न लगाया जाए। न्यूटन के गति के नियम में बाह्य बल कहते हैं और इसमें बाह्य बल आघूर्ण कहेंगे, ध्यान रखना है। घूर्णन गति में बाह्य बल नहीं होता, बाह्य बल आघूर्ण होता है। तो ये इसमें परिवर्तन हो गया, बाकी नियम वैसा ही है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है, पिंड के कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल आघूर्ण के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे न्यूटन के गति का दूसरा नियम होता है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो वैसे ये हो गया, इसमें घूर्णी गति में संवेग नहीं होता ना, कोणीय संवेग होता है। तो नियम क्या हो गया? कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल आघूर्ण के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के जैसा ही इसका दूसरा नियम है। अंतर कहाँ है? न्यूटन के गति के दूसरे नियम में संवेग होता है, इसमें कोणीय संवेग होता है क्योंकि घूर्णी गति है ये। उसमें बल होता है, इसमें बल आघूर्ण होता है। तो ये दो परिवर्तन कर देंगे तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से ही घूर्णन गति का दूसरा नियम बन जाएगा। घूर्णन गति का तीसरा नियम, तीसरा नियम क्या है? प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड पर बराबर और विपरीत दिशा में बल आघूर्ण लगाता है। जैसे न्यूटन के गति का तीसरा नियम होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर जितना बल लगाती है, दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम यही है ना कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो वैसे ही इसका भी तीसरा नियम है कि प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड पर बराबर और विपरीत दिशा में बल आघूर्ण लगाता है। तो ये घूर्णी गति के 3 नियम इस प्रकार से यहाँ पर लिखना है। नियम लिखते समय केवल आपको ये ध्यान देना है कि जैसे न्यूटन के गति के 3 नियम होते हैं, वैसे ही घूर्णी गति के 3 नियम हैं। न्यूटन के गति के नियम में जहाँ पर बल कहते हैं वहाँ पर इसमें बल आघूर्ण कहना पड़ेगा, जहाँ उसमें संवेग कहते हैं इसमें कोणीय संवेग कहना पड़ेगा। तो उसी से इसके तीनों नियम बन जाते हैं।
अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न है किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण को परिभाषित कीजिए तथा इसका व्यंजक निगमित कीजिए। किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा बताना है और उसका व्यंजक भी निगमित करके बताना है। सबसे पहले देखते हैं जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा। जड़त्व आघूर्ण क्या है? किसी पिंड का किसी घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। किसी पिंड का किसी घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उस पिंड के प्रत्येक कण के द्रव्यमान और उसकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफलों के योग के बराबर होता है। नीचे एक सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा। इस सूत्र की सहायता से इस परिभाषा को याद किया जा सकता है। इस सूत्र में I है जड़त्व आघूर्ण, M है पिंड का स्मॉल m है पिंड में जो कण हैं उन कणों का द्रव्यमान, R है कण की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। तो इसी से परिभाषा बन जाएगी। देखो ध्यान देना है ना। क्या है परिभाषा? पिंड के प्रत्येक कण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ सामने सिग्मा का निशान लगा है। ई जैसा जो लिखा है ये सिग्मा है। सिग्मा का निशान क्यों लगाते हैं? जोड़ने के लिए, योग के लिए सिग्मा का निशान लगाते हैं। तो इसमें सिग्मा लगा है मतलब कणों को जोड़ा जा रहा है। कई कणों से मिलकर पिंड बनेगा ना, छोटे छोटे कणों से मिलकर पिंड का निर्माण होता है। तो जो m लिखा है वो एक कण का द्रव्यमान नहीं है, वो द्रव्यमानों का योग है। m के सामने सिग्मा लगा है मतलब द्रव्यमानों का योग है। जितने भी कण होंगे उन सभी कणों के द्रव्यमानों का योग है। और जो दूरी r है वो एक कण की दूरी नहीं है, प्रत्येक कण की दूरी होगी, क्योंकि उसके सामने भी क्या लगा है? सिग्मा लगा है। तो इसी से इसकी परिभाषा बन गई। देखो क्या बता रहे हैं? किसी पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण मतलब I किसके बराबर होता है? उस पिंड के प्रत्येक कण के द्रव्यमान, m लिखा है ना इसमें, प्रत्येक कण के द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग, r पे वर्ग लगा है ना, दूरी के वर्ग के गुणनफल, द्रव्यमान और दूरी के वर्ग का गुणनफल कर रहे हैं ना, तो दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग, योग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सिग्मा लगा है, योग के बराबर होता है। मतलब I बराबर सिग्मा m r स्क्वायर। घूर्णन अक्ष किसे कहते हैं? परिभाषा पहले हम बता चुके हैं। प्रत्येक पिंड अपने में से होकर जाने वाले अक्ष के परितः जब गति करता है तो उसे घूर्णी गति कहते हैं, और जिस अक्ष के परितः वो वस्तु गति कर रही है उस अक्ष को घूर्णी गति कहा, उस अक्ष को घूर्णन अक्ष कहा जाता है। तो घूर्णन अक्ष क्या है? जिस अक्ष के परितः वो पिंड क्या कर रहा है? घूर्णी गति कर रहा है, उसे घूर्णन अक्ष कहा जाता है। इसीलिए परिभाषा में घूर्णन अक्ष लिखा है, ठीक है ना। तो किसी पिंड का घूर्णन अक्ष उस के घूर्णन किसी पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण किसके बराबर होता है? पिंड के प्रत्येक कण के द्रव्यमान और उसकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। उसे सूत्र के रूप में I बराबर सिग्मा m r स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी सूत्र से इसका मात्रक भी बन जाता है। देखो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है SI पद्धति में? किलोग्राम होता है। तो द्रव्यमान के लिए देखो किलोग्राम लिखा है, और दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो मीटर और दूरी पे वर्ग लगा है तो मीटर का वर्ग, मतलब SI पद्धति में इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। विमी सूत्र हो जाएगा ml स्क्वायर t की पावर 0। विमी सूत्र भी इसी से बना सकते हैं। द्रव्यमान के लिए कैपिटल M आ गया, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन सबके लिए L लिखते हैं। तो दूरी के लिए L आ गया, L R पे स्क्वायर लगा है तो L पे स्क्वायर हो गया,
और समय इसमें नहीं है, इसलिए t की घात 0 है। m है द्रव्यमान के लिए, l है दूरी के लिए और t है समय के लिए। समय इसमें नहीं है, इसलिए समय की घात 0 लगी है। तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा ml² t की पावर 0। अब सूत्र निगमित करना है। तो मान लेते हैं कि इस प्रकार से एक कोई पिंड है, ये पिंड बना हुआ है। पिंड की आकृति कोई भी हो सकती है, ये पिंड है और ये पिंड कई कणों से मिलकर बना है। जैसे मान लेते हैं कि एक कण यहाँ पर है, जहाँ पर मैंने गोला बनाया, एक कण यहाँ पर है, इसका द्रव्यमान स्मॉल m1 है। अक्ष से दूरी कितनी है, r1 है। दूसरा कण कहाँ पर है, यहाँ पर, जहाँ पर m2 लिखा है। दूरी कितनी है इसकी, r2 है। तीसरा कण यहाँ पर है, जहाँ पर द्रव्यमान m3 लिखा है, इसकी दूरी r3 है। तो ऐसे कई कणों से मिलकर ये पिंड बना हुआ है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है। और ये जो पिंड है ये एक्स वाई अक्ष के परितः क्या कर रहा है, घूर्णी गति कर रहा है, ऐसा यहाँ पर मान लेते हैं। चित्र में जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, देखो वही यहाँ पर भाषा में लिखी हुई हैं। लिख लिया कि माना कि कोई पिंड एक्स वाई अक्ष के परितः घूर्णी गति कर रहा है। फिर बता दिया कि पिंड m1 m2 m3 डॉट 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 द्रव्यमान के कणों से मिलकर बना हुआ है। फिर घूर्णन अक्ष से दूरियां बता दी। ठीक है। घूर्णन अक्ष से जब दूरियां बताएंगे तो अब मान लेते हैं कि पहले कण के लिए जड़त्व आघूर्ण निकाल रहे हैं। तो पहले कण के लिए जब जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे तो जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे दूरी का वर्ग। तो पहले कण का द्रव्यमान m1 है और दूरी r1 है। तो द्रव्यमान गुणे दूरी का वर्ग, ये हो गया पहले कण के लिए जड़त्व आघूर्ण। इसी प्रकार से दूसरे कण के लिए जब निकालेंगे तो दूसरे कण के लिए द्रव्यमान m2 है और दूरी r2 है। तो द्रव्यमान गुणे दूरी का वर्ग। तो ये दूसरे कण के लिए क्या हो गया, जड़त्व आघूर्ण हो गया। तो इस प्रकार से सभी कणों के लिए जब जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे तो वो इस प्रकार से यहाँ पर प्राप्त होंगे। जैसे यहाँ पर लिखे हैं, देखो नीचे जहाँ पर मैंने लाइन खींची है ना, यहाँ पर यही उनने डायरेक्ट निकाल के बता दिया कि प्रत्येक कण के लिए जड़त्व आघूर्ण इस प्रकार से होगा। यहाँ पर ध्यान देना है, बीच में कॉमा लगा दिया है ने, m1 और r1 स्क्वायर के बीच में कॉमा लगा है। तो कॉमा नहीं लगाना है, आपको इन टू का निशान लगाना है। मैंने ऊपर निकाल के बताया है ना कैसे आता है। जड़त्व आघूर्ण बराबर द्रव्यमान गुणे दूरी का वर्ग होता है ना। तो बीच में कॉमा नहीं होगा ना, बीच में क्या होगा, गुणा होगा। फिर कॉमा का निशान लगेगा, फिर m2 इंटू आएगा r2 स्क्वायर, फिर कॉमा लगेगा, फिर m3 इंटू r3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से। और जब पूरे पिंड के लिए निकालेंगे तो पूरे पिंड के लिए जब निकालेंगे तो उसको आई लिखेंगे, जड़त्व आघूर्ण को आई लिखते हैं। और सभी कणों से मिलकर चूंकि ये बनता है, इसलिए सभी कणों के जड़त्व आघूर्णों को जोड़ दिया। देखो m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर। क्यों जोड़ दिया इनको, क्योंकि सभी कणों के जड़त्व आघूर्णों को जब जोड़ेंगे तो पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण बन जाएगा। तो ये इस प्रकार से उनको जोड़ के लिख दिया। ठीक है, आई आ गया। अब सिग्मा क्यों लगा दिया, क्योंकि सभी को जोड़ा गया है, इसलिए सिग्मा का निशान लगा दिया। अब देखो ना m1 लिखा, ना m2 लिखा, ना m3 लिखा, सीधा m लिख दिया। ना r1 लिखा, ना r2 लिखा, ना r3 लिखा, सीधा r लिख दिया। तो ये इस प्रकार से I बराबर सिग्मा m r स्क्वायर यहाँ पर सूत्र निकल आता है।